नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र का क्लास था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि ये अलग बात है कि इसके कई सारे पार्ट बन गए हैं। 10 पार्टों में ये आपको डिलीवर्ड करा गया है। लेकिन दोस्तों, ये फुल वीडियो है परिसंचरण तंत्र का, इसमें कोई भी पार्ट स्किप नहीं करा गया है। हमने हृदय और ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं का क्लास ले लिया था ऑलरेडी, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने ऑलरेडी करा चुका हूं। दोस्तों, आज ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या फिर आने की संभावना है परीक्षा में या ऑलरेडी आ चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक टाइमर रहेगा 1 मिनट का। 1 मिनट के अंदर आपको जवाब देना है। यदि नहीं भी दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस समय सीख रहे हैं। उसके बाद 1 मिनट बाद मैं सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं साइड में हो गया हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है? बताइए। स्क्रीन आपका, टाइमर आपका शुरू हो गया। 1 मिनट के अंदर बताना है। जो ब्लड ग्रुप है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं। जब मैं ब्लड ग्रुप पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पे बताया था कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसका निर्धारण जो रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु, उसमें 3 प्रकार के पार्टिकल या 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दोस्तों, जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है वह आरबीसी में मौजूद एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे जो प्रश्न होगा, या तो आरबीसी होगा या ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं। तो दोस्तों, आरबीसी के अंदर मौजूद जो एंटीजन होता है वही डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी। यदि कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप जो है वो हो जाएगा। यह आरबीसी के अंदर मौजूद एंटीजन पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन यदि हम देखें, दोस्तों, तो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन द्वारा, इसी एंटीजन के कारण क्या होता है, ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न अगला क्या है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक डिजीज है जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसी बीमारी को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बताइए दोस्तों। टाइमर आपका स्टार्ट है। प्रश्न कह रहा है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, जो आरबीसी का निर्माण होता है, हमने जाना था कि जो हमारी बोन होती है, ये हमारी बोन है। बोन के अंदर एक खोखला भाग पाया जाता है और इसी खोखले के भाग में
एक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है स्पंजी टिश्यू। इसी स्पंजी ऊतक में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि का जितने भी रुधिराणु होते हैं उनका निर्माण होता है। तो ये कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है आपके बोन मैरो में। इसको अस्थि मज्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। यदि बात करें इंग्लिश में तो इसे कहते हैं बोन मैरो कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे की जाती है? ब्लड ग्रुप की जो पहचान है वो कैसे की जाती है? बताइए। इसको मिटा देता हूं दोस्तों। हमने देखा था कि जब लैंगस्टीनर और विनर टेस्ट कर रहे थे ब्लड का, तो एक स्लाइड लिया था उन्होंने और उस पर 3 बूंद गिराया था ब्लड का। जब वो 3 बूंद गिराए थे तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर आरबीसी पाया जा रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और एंटीजन पाया जा रहा है, एंटीबॉडी पाया जाता है। तो दोस्तों ये एंटीजन और एंटीबॉडी ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि एंटीजन ए रहा तो ब्लड ग्रुप ए, सॉरी ए, बी रहा तो बी, एंटीजन ए बी रहा तो ए बी, एंटीजन कोई नहीं रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। यदि बात करें दोस्तों एंटीबॉडी की और एंटीजन, ब्लड ग्रुप, यदि बात करें दोस्तों एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी एंटीजन का ठीक उल्टा होता है। यदि इसमें ए एंटीजन पा रहा है तो इसमें स्मॉल बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। यदि इसमें बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी पाया जाएगा। ए बी है तो यहाँ पे कोई नहीं पाया जाएगा। यदि यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ दोनों पाया जाएगा। दोस्तों इस आधार पे जो ब्लड ग्रुप है उसका निर्धारण करा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया के क्या लक्षण हैं? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया डिजीज? टाइमर आपका स्टार्ट है। इसको बना देता हूं। बताइए दोस्तों, हीमोफीलिया डिजीज के क्या लक्षण है? हमने बताया था दोस्तों, जो हीमोफीलिया डिजीज होता है उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसमें यदि कहीं कट हो जाता है तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, रक्त बहता ही जाता है। चाहे कुछ भी आप कर लें, या तो बैंडेज लगा ले या फिर पट्टी वगैरह करवा ले या टाका लगवा ले। टाका भी कैसे लगाते हैं? मान लीजिए ये आपका मसल से फट गया है, यहाँ पे क्या करता है डॉक्टर, इनको पकड़ के इनको पकड़ के इनको पकड़ के टाका लगा देता है। जब टाका लगा देता है तो आपकी जो मसल्स होती है ऐसे हो जाती है, जहां जहाँ टाका लगा होता है, यहाँ पे टाका लगा हुआ है, यहाँ पे टाका लगा हुआ है, यहाँ से ये चीज तो खुला हुआ है थोड़ा सा, ये ऐसा तो है नहीं कि ये फेविक्विक से चिपका देगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ से आपका ब्लड रिसाव होता रहेगा हीमोफीलिया डिजीज में। और ये हीमोफीलिया डिजीज जो है इंग्लैंड के महारानी रानी विक्टोरिया को था। इस वजह से वो हमेशा यहाँ तक पूरा ग्लव्स लगा के रखती थी ताकि वहां पे उनका कोई अंग न कट जाए, उंगली न कट जाए, जिसकी वजह से रक्त का स्राव हमेशा चलता रहेगा। और उस चीज को हमने फैशन मान लिया और बहुत से लोग ग्लव्स हमेशा पहने रहते हैं। उन्हें लगता है कि यदि ग्लव्स पहने रहेंगे तो रानी विक्टोरिया पहन रही हैं तो वो गोरी हैं,
मैं भी पहनूंगी या मैं भी पहनूंगा तो गोरा रहूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो किस लिए पहना था ये एक्चुअल में किसी को नहीं पता है। आपको पता चल गया कि जो इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया थी हमेशा ग्लव्स क्यों पहन के रखती थी, ताकि उन्हें कोई कट न लग जाए हाथों में। ठीक है दोस्तों, तो जो हीमोफीलिया डिजीज है वो क्या होता है, इसमें पहला तो रक्तस्राव होता है, स्राव रुकता ही नहीं है, होता ही रहता है। दूसरी बात, जोड़ों में दर्द होने लगता है। दूसरी बात, जोड़ों में दर्द। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्तस्राव और जोड़ों में दर्द। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लड में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? बताइए। टाइमर स्टार्ट है आपका। दोस्तों आप पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि जितने भी प्रश्न आते हैं आपके सामने सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें स्किप मत करना। यदि उन प्रश्नों को आप स्किप करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो स्किप हो जाएगी। कई साल तक आप आगे बढ़ जाएंगे और कुछ आपके हाथ में नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न था, ब्लड में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? चलिए दोस्तों, हम जानते हैं जो हीमोग्लोबिन है वो रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे आरबीसी कहते हैं। आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वह लाल कलर का होता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है। विशेष क्या है, आप सभी को पता है कि जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? आयरन पाया जाता है। इसी की कमी से जो डिजीज होता है वह कौन सा होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? आयरन की कमी से। यदि आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जैसे ही कम होगा आरबीसी की वैल्यू कम हो जाएगी। आरबीसी जैसे ही घटेगी यानी होल बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आपने जान लिया कि एनीमिया रोग में क्या होता है, लेकिन हम मुद्दे से भटक नहीं रहे। प्रश्न था, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, यह ऑक्सीजन को लंग से, लंग यानी फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन को कैरी कर लिया है, यह अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के पूरे ब्लड में पहुंचाता है। यानी ऑक्सीजन को लंग से उठा करके पूरे बॉडी के हर एक अंग में पहुंचाने का काम कौन करता है? यही हीमोग्लोबिन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके साथ बहुत ध्यान देना दोस्तों, पहले तो सारे बॉडी में पहुंचाता है, फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है हर एक कोशिका यानी हर एक अंग, वह दोबारा किस में लेके जाता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग में ले जा करके छोड़ देता है। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है जिस माध्यम से, वो होता है हीमोग्लोबिन, या ब्लड में आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? आपका इस टाइम स्टार्ट हो चुका है, उस पर भी ध्यान देना है। हाउ मेनी प्लेटलेट्स फाउंड इन द ब्लड?
दोस्तों सारी चीजें रुधिराणु पे, ब्लड वेसल्स पे, इन सारी चीजों पर ही आएगा, क्योंकि चैप्टर ही आपका ब्लड का है। तो हमने जाना था दोस्तों, जो रुधिराणु होते हैं, उनमें जो 3 प्रोटीन पाया जाता था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या था, प्लेटलेट्स। तो इसी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि इसकी संख्या कितनी पाई जाती है हमारे ब्लड में। तो हम इसकी क्या सारे की बता देते हैं। आप दूध मांगेंगे तो मैं खीर दूंगा। अब इसके आगे क्या डायलॉग है सनी देओल का, वो आप जान लीजिए, हालांकि वो चीज आप नहीं मांगेंगे। ठीक है दोस्तों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी की संख्या होती है दोस्तों, ये 50 लाख होती है। कितनी लाख होती है? 50 लाख। जबकि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है मात्र 10,000 होती है। कितना? 10,000। यदि बात करें प्लेटलेट्स की, तो इसकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4 या 4.5 लाख। तो अब हम प्रश्न में जाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि जितनी चीज बताएंगे वो सारे प्रश्न में आने वाले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की संगतता का क्या महत्व है। जब हम किसी को ब्लड देते हैं तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो मिलना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा। टाइमर आपका स्टार्ट है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का कहने का अर्थ यह है कि जब डोनर किसी को ब्लड देता है, रिसेप्टर को, तो जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, आरएस फैक्टर है, इन सारे का मिलान होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा दोस्तों, तो जो ब्लड है वो हमारे नसों में ही, यानी पेशेंट के नसों में ही क्लॉट होना शुरू हो जाएगा या जमना शुरू हो जाएगा। तो यह एक प्रतिकूल प्रभाव डालता है पेशेंट के ऊपर। इस वजह से जब भी पेशेंट को ब्लड डोनेट करा जाए तो प्रॉपरली यह समानता देखनी पड़ेगी कि पेशेंट के अंदर क्या एंटीबॉडी है और जो डोनर है उसके अंदर क्या एंटीबॉडी है। पेशेंट के अंदर क्या एंटीजन है, जो डोनर है उसके अंदर क्या एंटीजन है। पेशेंट के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है और डोनर के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है, इत्यादि सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो जो पेशेंट होता है उस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चलिए ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, रक्त स्राव को रोकने में मदद करना, नहीं। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करना, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसके दौरान प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं से बचने में मदद करना है, यानी पेशेंट के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इससे पहले हमें इन सारी चीजों का मिलान करना बहुत ही जरूरी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि रक्त जमावट यानी ब्लड क्लॉटिंग के दौरान फाइब्रिनोजेन किसमें परिवर्तित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग के दौरान फाइब्रिनोजेन किसमें परिवर्तित होता है। जब मैं आपको बता रहा था कि जो ब्लड होता है उसके 2 भाग होते हैं, ब्लड जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड पार्ट होता है वह 3 भागों में बटा होता है, जिसे रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिराणु। ये 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये बार बार ये चीजें यहीं से घूम के आ रही हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपको।
तो जो प्लेटलेट्स होता है यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हम इसको अभी जानेंगे कि ये क्या करता है, फिलहाल आप इस चीज को समझिए। जो लिक्विड पार्ट होता है इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ये जो प्लाज्मा होता है इसमें 10% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और बाकी 90% जो होता है वो पानी होता है। जो प्रोटीन होता है दोस्तों वो कौन कौन से प्रोटीन होता है, पहला प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिनोजेन और तीसरा है एंटी बॉडी। ये जो दोस्तों दो प्रोटीन है यह भी क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनने में मदद करती हैं। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से ये बेसिक कंसेप्ट है, यहीं से मैं ब्लड को रोकना चालू करूंगा। दोस्तों जो आरबीसी होता है इसका टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नाम है वह है थ्रोम्बोसाइट। अब हम थ्रोम्बोसाइट को लेते हैं। चलिए हमने लिया थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट होता है जैसे कट होता है, जैसे हमारे बॉडी में कहीं कट हुआ वहां से मिक्स जो गैस होती है वो हमारे ब्लड में इंटर करती है, तो हमारा प्लेटलेट समझ जाता है यह हमारा वो वाला ऑक्सीजन नहीं है जो हीमोग्लोबिन के साथ आता है, ये बाहर से कोई चीज कटी हुई है, इसकी वजह से ये नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी सारे गैसें लेके जा रहा है। इस वजह से हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम जा करके उस ब्लड को क्लॉट करें। तो जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं वो कट वाले स्थान पे पहुंच जाते हैं और वहां पे मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बना लेते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन दोस्तों एक छोटा सा कण टाइप से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके अंदर उतना कैपेसिटी नहीं होती है कि ब्लड को रोक पाए। फिर ये थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, सॉरी, फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है दोस्तों यही वाला, ये किससे मदद लेता है, कैल्शियम भाई साहब से मदद लेता है। और जो ब्लड में प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाया जा रहा है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन भाई साहब से इन दोनों से मदद लेता है। जब इन दोनों से रिएक्शन करता है तो ये क्या बना लेता है, थ्रोम्बिन बना लेता है। क्या बना लेता है, थ्रोम्बिन। ये भी इसकी जो साइज है थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन ये भी ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएगा। फिर क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन ये किससे रिएक्शन करता है, दूसरा जो प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में पाया जाता था फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, इससे रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। दोस्तों ये जो फाइब्रिन है वो ऐसा संरचना होता है और ये जिस भाग में कटा होता है उस भाग को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब जैसे ही रुधिराणु आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इन जालियों में फंस जाते हैं, जैसे नालियों में जाली लगाई जाती है बड़े बड़े पार्टिकल को रोकने के लिए, ठीक वैसे ही जाकर के फंस जाते हैं। प्लाज्मा हालांकि कुछ देर के लिए बाहर निकलता है, लेकिन रुधिराणु इतना जमा हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि प्लाज्मा निकलना भी बंद हो जाता है और घाव बिल्कुल भरने लगता है। तो प्रश्न में क्या कह रहा था अब उसको जान लेते हैं। क्लॉटिंग तो हमने समझ लिया, चलिए कह रहा है रक्त जमावट के दौरान फाइब्रिनोजेन किसमें परिवर्तित होता है। जो फाइब्रिनोजेन है वो किसमें परिवर्तित होता है, फाइब्रिन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त जमावट के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है।
विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग? बताइए। इसको मिटा देता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी और आप एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि ये सारे पढ़ाए गए क्वेश्चन हैं, कहीं से बाहर से आया नहीं। बाहर से कहां से आएगा दोस्तों? ब्लड से ही तो आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई रॉकेट साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा ब्लड का चैप्टर पढ़ाने के बाद। और हमने उन सारे चीजों पे, उन सारे पहलुओं पे ध्यान दिया है पढ़ाते वक्त। इसी वजह से तो 10 पार्ट में ये बनाया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम, ताकि एक बार यदि आप पढ़ लें तो वो सारी चीजें, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रश्न का जवाब दें दोस्तों। रक्त जमावट के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हमने बताया था दोस्तों कि बचपन से हम एक विटामिन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है, विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है, रट लिया था हमने। लेकिन जब ये वाला कॉन्सेप्ट देखा हमने, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, तब दिमाग में आया असली काम तो ये कर रहे हैं। तो हमने विटामिन के को क्यों पढ़ा? दोस्तों विटामिन के का मात्र इतना काम है कि ये जो रिएक्शन हो रही थी दोस्तों, इस रिएक्शन को तेज कर देता है, एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है। हालांकि उतना ही काम इसका है, लेकिन वो जरूरी भी है, क्योंकि यदि कहीं कट हो जाता है हमारी बॉडी में तो उसके ब्लड को जितना जल्दी जल्दी रोकना होगा और जल्दी से जल्दी रिएक्शन करवाना होगा। और उन जल्दी से जल्दी रिएक्शन कौन कराता है? हमारा विटामिन के कराता है। तो दोस्तों जो विटामिन के है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। जो रक्त की प्रक्रिया होती है, जो रक्त का क्लॉटिंग का रिएक्शन होता है, उसकी रिएक्शन को क्या करता है? तेज कर देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त जमावट के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ये तो हो चुका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रक्त रुकावट में कैल्शियम आयन की भूमिका क्या हो? अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। रक्त रुकावट में कैल्शियम आयन की भूमिका क्या है? बताइए। दोस्तों मैंने मिटा दिया, इसे मिटाना नहीं चाहिए था, फिर भी बना देता हूँ। ये जो यहाँ पे क्या था, थ्रोम्बोसाइड जो था वो किस में बना था? थ्रोम्बोप्लास्टिन में। लेकिन उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी, इस वजह से थ्रोम्बो जो प्लास्टिन होता है वह कैल्शियम के साथ और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर के थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। यानी कैल्शियम जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ रिएक्शन करके बनाता क्या है? थ्रोम्बिन बनाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। यानी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने में मदद नहीं, इसका कैल्शियम का काम नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में मदद, यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में मदद करता है कैल्शियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यानी एक व्यक्ति से जब ब्लड दूसरे व्यक्ति को दी जाती है तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? आपका टाइमर चालू है, इसको मिटा देता हूं। यानी एक व्यक्ति से आप ब्लड यदि दूसरे व्यक्ति में देते हैं और यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी होगी? मान लेते हैं दोस्तों आप पल भर के लिए, हालांकि फ्यूचर के आप डॉक्टर ही हैं, इंजीनियर ही हैं, ठीक है, लेकिन पल भर के लिए आप मान लेते हैं कि आप डॉक्टर बन चुके हैं और आपको किसी को ब्लड देना है। आपको नहीं देना है, मतलब कि एक व्यक्ति से ब्लड लेकर के दूसरे व्यक्ति को देना है। तो आप क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे?
चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जो डोनर होता है उसका रिसेप्टर कौन कौन से हो सकते हैं, यानी जो व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप कोई है वह किन किन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। सबसे शुरुआत करते हैं ए से, ए पॉजिटिव से। ये क्या है? एंटीजन है, इसको एंटीजन भी मान लीजिए या ब्लड ग्रुप भी मान लीजिए, या इसे ब्लड ग्रुप भी मान लीजिए। और ये जो RH प्लस है, इसे ये अब ये दोस्तों ये जो प्लस है यह RH फैक्टर है, यानी इन चीजों पे भी ध्यान देना। पहला ब्लड ग्रुप पे ध्यान देना है, दूसरा RH फैक्टर पे भी ध्यान देना है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो डोनर है वह किन किन को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। यदि ए पॉजिटिव है तो सबसे पहले वो ए पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। यदि ए नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव को भी देगा, ए नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा और ए बी नेगेटिव को देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो RH फैक्टर है वह नहीं पाया जा रहा है, यानी यह बिल्कुल आजाद है गले मिलने के लिए, यानी किसी को भी ब्लड डोनेट करने के लिए। जब RH फैक्टर पाया जाएगा तो इसकी कुछ लिमिटेशन हो जाएगी दोस्तों, लेकिन जब RH फैक्टर नहीं पाया जाएगा, यानी आपके ऊपर कोई गार्जियन नहीं है, तो आप तो आजाद हो गए। यदि आपके मम्मी पापा हैं तो आपको कहेंगे ये मत करना है वो मत करना है, लेकिन यदि आपके पास गार्जियन नहीं है तो आप आजाद होंगे, अपने दोस्त से भी मिलेंगे और अपने दुश्मन से भी मिलेंगे, वहां पे तो कोई आपको रोकने टोकने वाला है नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं बी पॉजिटिव की। तो बी पॉजिटिव किसको देगा? एक तो बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। बात करें बी नेगेटिव की, तो यह बी नेगेटिव जो है बी पॉजिटिव को देगा, बी नेगेटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, ए बी नेगेटिव को देगा। बात कर लें ए बी पॉजिटिव को, तो ए बी पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सिर्फ देगा किसको? ए बी पॉजिटिव को, क्योंकि एक तो वह अपने देगा और एक ए बी पॉजिटिव को देगा, तो दोनों दोस्तों एक ही है, सेम ही है। इस वजह से जो ए बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वह सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। बाकी लेने की बात करें तो वो सबसे ले सकता है। इसी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब बात करें दोस्तों ए बी नेगेटिव की, तो ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को यह दे सकता है। अब बात करें दोस्तों ओ पॉजिटिव की। ओ पॉजिटिव यह पॉजिटिव वाले से सारे से गले मिल सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले किसी से गले नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गार्जियन पाया जा रहा है RH फैक्टर। अब बात करें दोस्तों ये किसको देगा? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव को यह ब्लड डोनेट कर सकता है। यदि बात करें दोस्तों ओ नेगेटिव की, तो यह ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, इन सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। इस वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? ओ नेगेटिव को। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं? ए बी पॉजिटिव को। यानी प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, जब हम डोनर से रिसेप्टर यानी रिसीवर को ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान देना है? तो पहला ध्यान देना होगा दोस्तों एंटीजन का, दूसरा ध्यान देना होगा ब्लड ग्रुप का, और तीसरा ध्यान देना होगा ये गार्जियन का RH फैक्टर का, नहीं तो ये गार्जियन साहब बुरा मान जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
चलिए, इसका सही जवाब होगा ब्लड ग्रुप का मिलान, पहली बात। आरएच फैक्टर का मिलान, ये भी सही बात। दोनों का मिलान, बिल्कुल सही बात। कोई सावधानी नहीं बरतनी है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो मजा भी आ रहा होगा, और मजा हो रहा होगा तो आप लाइक भी कर रहे होंगे। लाइक कर रहे होंगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो इतनी डीप में जानना आपको जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड? बताइए, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? टाइमर स्टार्ट है दोस्तों। आप पेन और पेज दोनों लेकर के बैठिए और अपने आप को एनालिसिस करिए कि हमारा कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न में हमें प्रॉब्लम हुई है। इस वजह से स्वयं को एनालिसिस कर सकते हैं, और जिसमें आपको दिक्कत हो वो सारी चीजें आप नोट डाउन करके लिखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। बताइए दोस्तों। चलिए, प्रश्न कह रहा था ब्लड का पीएच मान कितना होता है? जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, जो ब्लड होता है ये हल्का हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। पीएच स्केल होता है, पीएच, जो पीएच स्केल होता है इसमें 1 से लेकर 0 से लेकर के 7 तक के बीच में जिसका नंबर होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का अर्थ उदासीन होता है। अब बात कर लेते हैं बेसिक नेचर कहां से है, तो 7 से लेकर के 14 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू पाई जाती है वो क्या होती है? क्षारीय। अब हम जान लेते हैं हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय कहने का मतलब 7 से थोड़ी सी ऊपर होना चाहिए, तो 7.2 से 7.4 जो होता है वो ब्लड का पीएच मान होता है। पीएच कहने का अर्थ ये होता है दोस्तों, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये चीज सही होगी, आपको क्लियर हो गया दोस्तों? प्रश्न क्या पूछा गया था, अब हमने कैसे घुमा के बताया कि इन सारी चीजों को आप जानकारी इकट्ठा कर पाए कि पीएच स्केल होता क्या है, उसमें रीडिंग कहां से कहां तक होती है, कहां से कहां तक एसिडिक होगा, कहां से कहां तक बेसिक होगा, कौन सा पीएच न्यूट्रल को डोनेट करेगा, और जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। हमें सिर्फ यही बताना था, लेकिन इन सारी चीजों को बताने का रीजन ये है कि कभी ना कभी ये सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो आप इन सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर कर चुके होंगे, तो वहां पे आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ। मिटाने से पहले अगले प्रश्न पे चल देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? भाई पुराना वाला प्रश्न है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता था, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ब्लड में इंटर हो जाता था, और ब्लड के थ्रू वो हर एक शरीर के हर एक अंग में पहुंचा देता था, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती थी वह ब्लड के माध्यम से ही कहाँ पहुंचा देता था? लंग में, और लंग के थ्रू वो बाहर निकाल दिया जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बताइए। अब आप तुरंत कर दिए होंगे इसका, 1 मिनट की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं
प्लेटलेट्स का जीवन काल पढ़ाया था कि कितने दिनों का होता है, तो वो अच्छा नहीं बताया है, चलो कोई ना, बता देंगे। जीवन काल नहीं बताया था, संख्या बताई थी हमने प्लेटलेट्स की और आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और ऐसे ही मैं आपको सारी बायोलॉजी की क्लास दूंगा, पूरा डिलीवर करूंगा और कोई भी चीज आपका छोड़ूंगा नहीं। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ने वाले लोगों को सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो पढ़ने वाले नहीं हैं वो आपको पता ही है किसे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पूरी एनर्जी लगाने की जो अंदर से जिज्ञासा होती है। चलिए, प्रश्न था दोस्तों कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं संख्या की। आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख। यदि बात करें जीवन काल की, इसकी होती है 120 दिन, यानी 120 दिन के अंदर ये स्वयं ही खत्म हो जाते हैं, इसके जो प्रोटीन होते हैं। अब 120 दिन के बीच में जब खत्म होते हैं तो दोस्तों वो कहाँ जाते हैं? क्या लाइसोसोम पाया जाता है जो इसको खत्म करे? नहीं दोस्तों, ये जाते हैं प्लीहा के पास, स्प्लीन के पास। स्प्लीन क्या करता है, इनको अपने अंदर रोक लेता है और मार करके दफना देता है। इस वजह से जो स्प्लीन होती है, प्लीहा होती है, वो आरबीसी का कब्रगाह के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें दोस्तों डब्ल्यूबीसी का, तो इसका जीवन काल होता है 4 दिन का, मात्र 4 दिन का। और प्लेटलेट्स का, इसका जीवन काल होता है 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन का। 7 दिन के अंदर प्लेटलेट्स, 4 दिन के बाद आपका डब्ल्यूबीसी और 120 दिन के बाद क्या है? आरबीसी। ये क्या हो जाते हैं? प्लीहा में चले जाते हैं और प्लीहा में इनको मार के दफना दिया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? मिटा दूं? अब इसका जवाब आपने तुरंत दिया होगा, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर कौन पाया जाता है वो हमने बता दिया है। यहाँ आरएस फैक्टर नहीं लिया है, तो दोस्तों आपको भी आरएस फैक्टर नहीं लिया है, लेकिन ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप है ये तो पता है। बिल्कुल, बताइए दोस्तों, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ये ब्लड ग्रुप होगा, ये ब्लड ग्रुप ओ है भाई। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं और अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पीएच फैक्टर क्या है? व्हाट इज पीएच फैक्टर? पहले पीएच फैक्टर के बारे में जान लेंगे और इसके बाद जानेंगे प्रश्न के बारे में। चलो इसको मिटा देता हूं, पहले आप लगाने की कोशिश करें। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, पहले ऑप्शन के हिसाब से आप प्रश्न को सॉल्व करिए। बताइए दोस्तों। चलिए, जो लैंडस्टीनर और वीनर साहब थे, उन्होंने देखा था कि ब्लड के 3 ड्रॉपलेट्स गिराए थे। किस पे? स्लाइड पे। गिराने के बाद उसने जब इनका अध्ययन करा था, तो उन्होंने देखा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एंटीजन ए और एक और कोई प्रोटीन पाया जाता है, आरबीसी के अंदर और कोई प्रोटीन पाया जाता है जो रिसस मंकी में पाया गया था। रिसस मंकी में पाया गया था। खिड़की के पास जब मंकी बैठा था तो उन्होंने उनका पोस्ट पकड़ लिया था और इंजेक्शन लगा लेते थे। एक बार टेस्ट करा तो ये पाया गया। उन्हें और जानने की जिज्ञासा हुई
तो वो दाना डाल दिया या खाना डाल दिया खिड़की के पास, जैसे ही बंदर आता था पोस्ट पकड़ के ब्लड निकाल लेते थे। फिर ऐसे करके कई बार उन्होंने टेस्ट करा तो उन्होंने पाया कि यह प्रोटीन, एक विशेष प्रकार की जो प्रोटीन है वह पाई जा रही है ब्लड के अंदर। फिर इसके बाद इंसानों में भी यदि ठीक से चेक करा तो उनके अंदर भी ये पाई गई थी। इस वजह से रीसस मंकी के नाम पर ही वह RH फैक्टर उसका नाम पड़ गया, RH फैक्टर। और इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने। वीनर उनका चेला था, लैंडस्टीनर क्या थे? गुरु थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक विशेष नाम की प्रोटीन का खोज करा था जिसका नाम था RH फैक्टर। ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक प्रोटीन जो RBC पर पाया जाता है। RBC मतलब लाल रक्त कोशिकाओं पर पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एनीमिया क्या है? व्हाट इज एनीमिया? हमने बताया था दोस्तों, जो RBC होता है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है आयरन। इसी आयरन की कमी से या इसी हीमोग्लोबिन की कमी से, इसी RBC की कमी से जो रोग होता है वह क्या होता है? एनीमिया होता है। और इसमें क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, RBC की कमी हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा RBC की कमी। यदि RBC की जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। जब RBC की कमी होगी तो जाहिर सी बात है जो शरीर में ब्लड है उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, आपको पता चल गया होगा, आपको 1 मिनट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए 1 मिनट हटा देते हैं क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल ही हलवा है। दोस्तों हम पढ़े थे कि जो रुधिराणु होता है, रुधिराणु के अंदर जो 3 प्रोटीन पाए जाते थे, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त के प्रवाह को रोकना या रक्त स्राव को रोकना। उसके अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। ये पार्टिकल क्या करते हैं? जहां कट होता है वहीं पे जाकर के इकट्ठा होने लगते हैं और इकट्ठा होकर के ये ब्लड के स्राव को क्या करते हैं? रोक देते हैं। और ये प्रक्रिया हो रही होती है, एक रिएक्शन हो रहा होता है जिसे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और उस प्रोसेस को कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। ये जो रिएक्शन की प्रोसेस है, इस रिएक्शन के प्रोसेस को कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्तस्राव रोकना, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है? जब मैं ब्लड ग्रुप पढ़ा रहा था दोस्तों तो आपको बताया था कि कौन सा डोनर है, कौन सा रिसेप्टर है। तो उसी से जान लीजिए, यदि ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है तो वो किसको देगा? AB पॉजिटिव को ही देगा। यदि AB नेगेटिव है तो AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव को ही देगा। यानी पूरा कहने का अर्थ यह होगा कि वह सिर्फ देगा AB वाले को, यानी AB ब्लड ग्रुप को ही देगा और कहीं बाहर नहीं देगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल AB को ही वो देगा, केवल AB को देगा और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो दोस्तों ये रहा ब्लड से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे जो एग्जाम में आए हैं या आने की संभावना है, वो सारे प्रश्न आपको मैंने करा दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।